हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं बात करने वाली हूँ जो हमारा बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा है, तो उसके लिए आप सभी के लिए मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर आए हुए एग्ज़ाम्स में, बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी यहाँ पर शामिल हैं प्रश्नों की सीरीज़ में। तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस सेट डेली यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ह्वेनसांग की भारत यात्रा में के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा है मथुरा, तीसरा है पाटलिपुत्र, चौथा है कांची। तो इसमें से जो सही उत्तर है प्रश्न नंबर 1 के लिए, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सही उत्तर है, जो कि क्या है, तो मथुरा है। ऑप्शन नंबर बी यानी मथुरा यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, तो अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? पहला ऑप्शन है लाहौर, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है अजमेर, चौथा है लखनौती। तो इसमें से जो सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए वो है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी दिल्ली यहाँ पर सही आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो दिल्ली थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, ये बताना है। और इस प्रश्न के लिए आपको ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है जफ़र खां, दूसरा है नुसरत खां, तीसरा है अल्प खां और चौथा है उलूग खां। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा जफ़र खां, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, तो ये कहता है कि हुमायूं द्वारा 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें तथा युद्ध के स्थलों के नीचे यहाँ पर क्या दिए गए हैं, तो यहाँ पर युद्ध स्थल के नाम दिए गए हैं। और हुमायूं के द्वारा कौन सा युद्ध सीरीज़ में बताना है आपको कि ये कौन सा युद्ध पहले लड़ा गया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आपको ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन है चौसा देवरा कन्नौज सरहिंद, दूसरा ऑप्शन है देवरा कन्नौज चौसा सरहिंद, तीसरा ऑप्शन है सरहिंद देवरा चौसा कन्नौज और लास्ट ऑप्शन है देवरा चौसा कन्नौज सरहिंद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, देवरा चौसा कन्नौज और सरहिंद। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। हुमायूं द्वारा जो 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए थे तिथि के अनुसार क्रम में यहाँ पर सुव्यवस्थित है। तो पहले देवरा का लड़ा गया, फिर चौसा का, फिर कन्नौज का, फिर सरहिंद का। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा कहता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस सरकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो किसने कहा शाहजहां के शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग? तो इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है V.A. स्मिथ, दूसरा है J.N. सरकार, तीसरा है A.L. श्रीवास्तव और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी V.A. स्मिथ द्वारा कहा गया था कि जो शाहजहां का शासनकाल है वो मुगल काल का स्वर्ण युग है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, तो ये कहता है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया?
निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो पहला ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा है वारेन हेस्टिंग और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो होगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो है ये बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किए थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, आपने नाम सुन रखा होगा कोहिनूर का, तो जो रंजीत सिंह हैं ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो इन्होंने ये हीरा कहाँ से प्राप्त किया था ये बताना है। पहला है शाह शुजा से, या फिर जमा शाह से, या है थर्ड ऑप्शन दोस्त मोहम्मद से, और लास्ट ऑप्शन शेर अली से। तो रंजीत सिंह को जो सुप्रसिद्ध हीरा प्राप्त हुआ था वो शाह शुजा से प्राप्त हुआ था, इनसे इनको मिला था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि है उसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था ये बताना है। और इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है पेशवा बाजीराव द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है दौलत राम सिंधिया, तीसरा ऑप्शन है रघुजी भोसले और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले ये पहले मराठा थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो ये कहता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, दूसरा है सर मोहम्मद इकबाल, तीसरा है आगा खान नवाब, और यहाँ पर ये नवाब यहाँ नहीं होगा, इसको आप ठीक कर लें, यहाँ पर होगा नवाब सलीमुल्लाह खां। नवाब सलीमुल्लाह खां ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है। और यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो यही वाला ऑप्शन होगा नवाब सलीमुल्लाह खां। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर राजा राम मोहन राय, दूसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा है स्वामी विवेकानंद, चौथा है अरविंद घोष। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। इन्होंने ही आत्मीय सभा के ये क्या थे? संस्थापक थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि मौना लोवा उदाहरण है। मौना लोवा किसका उदाहरण है ये बताना है आपको। तो फर्स्ट ऑप्शन से इज़ दैट सक्रिय ज्वालामुखी का, दूसरा है सुसुप्त ज्वालामुखी का, तीसरा है निरूपित ज्वालामुखी का, और चौथा है ज्वालामुखी पठार, ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। तो इसमें जो सही आंसर होगा मौना लोवा, तो ये क्या है? सुसुप्त ज्वालामुखी है, यानी क्या है? तो डोरमेंट वोल्केनो है, डोरमेंट वोल्केनो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अवसादी सेल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो अवसादी सेल होती है, आप जानते हैं सेल 3 तरह की होती है, अवसादी, आग्नेय और रूपांतरित। ये 3 तरह की सेल्स होती हैं, चट्टानें होती हैं। और यहाँ पर अवसादी के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि यह सेल जिनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है। दूसरा ऑप्शन कहता है यह सेल क्रिस्टलीय है। तीसरा ऑप्शन कहता है यह सेल स्तरों में निक्षेपित है। चौथा ऑप्शन है यह सेल जल में नहीं निर्मित हो सकती। तो अवसादी सेल के बारे में कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यह सेल क्या है, तो ये क्रिस्टलीय है। यह सेल क्रिस्टलीय फॉर्म में है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टिन मिलता है। टिन कहाँ मिलता है, तो ये बताना है आपको। पहला है पाल्सर निक्षेपों में, दूसरा है कायांतरित सेलों में, तीसरा है अल्प सिलिका आग्नेय सेलों में, और चौथा कहता है कि यहाँ पर इन सब में। तो टिन कहाँ मिलता है हमें, टिन हमको मिलता है पाल्सर निक्षेपों में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भारभर क्षेत्र उदाहरण है। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भारभर क्षेत्र उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, पहला ऑप्शन कहता है कि मध्य भूमि स्थिति का, दूसरा है अंतर पर्वतीय स्थिति का, तीसरा है गिरि परिस्थिति का, तीसरा है अन्य समुद्री स्थिति का। तो यहाँ पर जो भारभर क्षेत्र है वो किसका ऑप्शन है, मतलब वो किस चीज़ का उदाहरण है, तो ये है गिरी हुई परिस्थितियों का। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप क्या है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि ये लक्षद्वीप क्या है, तो ये प्रवाल की उत्पत्ति है, दूसरा है ज्वालामुखी उत्पत्ति है, तीसरा है मृदा निक्षेपण का है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रवाल उत्पत्ति, यानी लक्षद्वीप जो द्वीपों का समूह है वो क्या है, तो ये प्रवाल उत्पत्ति है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और अगले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि भारत विस्तृत है। तो भारत कहाँ विस्तृत है, पहला ऑप्शन कहता है 37 डिग्री 17 इंच 55 सेंटीमीटर नॉर्थ और 8 डिग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन को मैं पूरा रीड नहीं कर रही हूँ, आपको जो यहाँ पर राइट आंसर है वो मैं बताती हूँ। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसमें से कोई भी आंसर क्या है, सही नहीं है। और आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर, गाइस यहाँ पर नंबरिंग नहीं डली हुई है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर सीधे ही। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.2% है, परंतु उसकी फर्स्ट ऑप्शन कहता है संपूर्ण मानव प्रजाति का 16% है, संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% है, थर्ड ऑप्शन है संपूर्ण मानव प्रजाति का 18% जनसंख्या है, या संपूर्ण मानव प्रजाति का 28% जनसंख्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संपूर्ण मानव प्रजाति का ये कितना परसेंट है, तो 17% जनसंख्या है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है ये कहता है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग, तो गंगा की जलोढ़ मृदा की जो गहराई है वो भूमि सतह से कितना नीचे है लगभग, ये बताना है आपको। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है 6000 मीटर तक, दूसरा ऑप्शन कहता है 600 मीटर तक, या फिर तीसरा ऑप्शन कहता है 800 मीटर तक, और लास्ट ऑप्शन कहता है 100 मीटर तक। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो होगा हमारा 600 मीटर तक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण है। तो इसका क्या कारण है ये बताना है। पहला ऑप्शन कहता है स्थल तथा समुद्र का तापमान अंतर है, मध्य एशिया की ठंडी हवा है, दूसरा ऑप्शन कहता है, थर्ड ऑप्शन कहता है तापमान की एक समानता है, चौथा कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा स्थल तथा समुद्र का तापमान
अंतर है, यानी इन दोनों में क्या है तो डिफरेंस है। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है। पहला है ब्रह्मपुत्र, दूसरा है सतलज, तीसरा है सिंधु, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है इस प्रश्न के लिए वो है लास्ट वाला, उपयुक्त में से कोई भी नदी का स्रोत तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नहीं है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हुंडरू प्रपात निर्मित है। हुंडरू प्रपात निर्मित है तो किस पे निर्मित है। इंद्रावती पर, कावेरी पर, सुवर्ण रेखा पर या फिर किसी पर नहीं। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा, हुंडरू जो जलप्रपात है वो सुवर्ण रेखा पर स्थित है, इस पर निर्मित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है इस प्रश्न के लिए। गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है तो कितने से कितने के बीच है ये बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर कहता है कि 4500 से 6000 मीटर पूर्व में, दूसरा ऑप्शन कहता है 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, तीसरा ऑप्शन कहता है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में और लास्ट ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में हिमालय में हिमरेखा इन्हीं के बीच में स्थित है। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की तटरेखा है। भारत की तटरेखा है तो कितनी लंबी है ये बताना है, लंबाई आपको बतानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है 6200 मीटर लंबी है, दूसरा ऑप्शन कहता है 6100 किलोमीटर लंबी है और थर्ड ऑप्शन कहता है 5985 किलोमीटर लंबी है और लास्ट ऑप्शन कहता है 6175 किलोमीटर लंबी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला। और ऑप्शन नंबर बी क्या है तो 61 किलोमीटर लंबी होगी भारत की जो तट रेखा है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो नकदी फसल में कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है, जिससे क्या है नकदी फसल को हम नहीं, मतलब ऐसी कौन सी फसल है जो यहाँ पर नकदी नहीं है, जो नगद हमें पैसे नहीं दिलाता सीधा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके लिए ऑप्शन की ओर चलते हैं और फर्स्ट ऑप्शन कहता है गन्ना, दूसरा है कपास, तीसरा है जूट, चौथा है गेहूँ। तो अगर नकदी फसल की बात करें तो गन्ने को बेचकर तुरंत पैसे मिल जाते हैं, कपास को बेचकर भी पैसे मिल जाते हैं, जूट बेचकर भी पैसे मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं गेहूँ, तो गेहूँ क्या है, ये अनाज में आता है और अनाज क्या करते हैं पहले खाने के लिए रखते हैं और अगर ज़रूरत से ज़्यादा फसल का उत्पादन होता है तभी हम इसको क्या करते हैं बेचते हैं, इसलिए क्या है इसको नकदी फसल में नहीं रखा गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर मूव करते हुए प्रश्न को पढ़ते हैं कि भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है तो किस चीज़ का है। पहला है चावल, दूसरा है चाय का, तीसरा है तिलहन का, चौथा है दाल का। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा कि भारत सर्वश्रेष्ठ जो उत्पादक एवं उपभोक्ता है वो किसका है, चाय का। यानी आपको चाय पीने की भी और चाय पिलाने की भी आदत है, तो आप इसको इस बात से ध्यान रखेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि इनमें से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है। तो आप सभी जानते हैं
कि सूर्य एक ऐसी चीज़ है जिससे आप क्या करते हैं, सभी लोग एनर्जी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, आप भी ले रहे हैं, पेड़ पौधे भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पहले ही ऑप्शन पर आंसर मिल जाएगा, यानी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है, सभी वैकल्पिक ऊर्जाओं का सबसे बड़ा संग्रहगार है और यही क्या करता है, सबका संग्रह करता है। तो आइए ऑप्शन को बिना पढ़े ही यहाँ पर हम इसको आंख बंद करके टिक कर देंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, ध्यान से रीड करिएगा कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है। पहला ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर ये बताए गए हैं। तो वॉट, वोल्टेज, ओम या एम्पियर, ये 4 चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इन 4 के अकॉर्डिंग में आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है केवल 1 सही है, दूसरा ऑप्शन कहता है 1 व 2 सही है, तीसरा कहता है 2 व 3 सही है, चौथा कहता है कि यहाँ पर 1 और 4 सही है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही है, तो यहाँ पर केवल 1 सही होगा, यानी वॉट ही होगा केवल। आइए अब अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, हास्य गैस है। तो हास्य गैस है, क्या है हास्य गैस। पहला ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन पराक्साइड और चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड। तो आप सभी जानते हैं लाफिंग गैस जिसे हम बोलते हैं, हंसने वाली गैस, तो वो कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको सूंघ के क्या करते हैं, लोग हंसते रहते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा है यूरेनियम, तीसरा है एल्यूमिनियम, चौथा है चांदी। तो सबसे भारी आप जानते हैं यूरेनियम। यूरेनियम क्या है, सबसे भारी है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो नाभिकीय ऊर्जाओं में, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय जो हमारे रिएक्टर्स होते हैं वहाँ पर इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं। तो सबसे भारी धातु क्या है, तो यूरेनियम होगी यहाँ पर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न यहाँ पर आ गया हमारा, जल की स्थायी कठोरता का कारण है। तो जल की जो स्थायी कठोरता है वो क्यों है, ये बताना है। तो जल की जो स्थायी कठोरता है वो क्यों है, ये बताना है। तो आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से क्या होता है, क्या जल स्थायी होता है। दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट की वजह से। तीसरा कहता है कि सोडियम तथा पोटेशियम क्लोराइड और सल्फेट की वजह से। और लास्ट कहता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही उत्तर है, तो आप सभी जानते होंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड और सल्फेट होते हैं, इन्हीं की वजह से क्या होता है, जल कठोर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, तो सर्वव्यापी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर सर्वदाता यानी कि सर्व रक्तदाता का रक्त कौन से ग्रुप का होता है। तो यहाँ पर जो सर्वदाता होगा वो कौन सा होगा। फर्स्ट ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है ए बी, तीसरा ऑप्शन कहता है ओ और लास्ट ऑप्शन कहता है बी। तो आप जानते हैं ओ क्या है, तो ये सर्वदाता है। सॉरी, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न क्या कहता है, तो ये कहता है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है। तो वर्तमान जो प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन जो उत्पत्ति है वो कितने वर्ष पूर्व हुई है, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन कहता है लगभग 20,000 वर्ष पूर्व, दूसरा ऑप्शन कहता है लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व
और तीसरा ऑप्शन कहता है 2 करोड़ वर्ष पूर्व या फिर 2 अरब वर्ष पूर्व। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2 करोड़ वर्ष पूर्व। आइए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है तो कौन सा है? पहला ऑप्शन है यूकेलिप्टस, दूसरा है इकोवा, तीसरा है देवदार, चौथा है फर्न। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, आपने नाम सुन रखा होगा इकोवा क्या है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस वनस्पति खाद्य पदार्थ में अधिकतम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? किस वनस्पति खाद्य पदार्थ में अधिकतम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है चना, दूसरा ऑप्शन है मटर, तीसरा ऑप्शन है सोयाबीन और चौथा ऑप्शन है अरहर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा सी ऑप्शन। आप सभी जानते हैं सोयाबीन में क्या होता है, तो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन यानी हाईली एफिशिएंट होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन यानी सॉयल इरोजन, जिसको हम बोलते हैं सॉयल इरोजन। तो मृदा अपरदन रोका जा सकता है, कैसे रोक सकते हैं उसको? ऑप्शन नंबर 1 कहता है अति चराई से, यानी कि क्या करें, वहाँ पर ग्रेजिंग ज़्यादा हो। दूसरा ऑप्शन कहता है वनस्पतियों के उन्मूलन से यानी डिफॉरेस्टेशन से। थर्ड ऑप्शन कहता है वृक्षारोपण से और लास्ट ऑप्शन कहता है पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। तो आप जानते हैं कि जो हमारा मृदा अपरदन है, सॉयल इरोजन है, सॉयल को बहने से रोकने के लिए क्या करेंगे? वृक्षारोपण करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? गाइस यहाँ 2 बार कहाँ कहाँ हो गया, एक बार है 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ कहाँ स्थित थी, 2 बार है, सही है, सॉरी। चंपारण में पहला ऑप्शन है, दूसरा है पटना में, तीसरा है सासाराम में, चौथा है झारखंड में। तो कहाँ था? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा पटना में। पटना में क्या था? तो सोने की खान थी, यानी क्या थे? पटना वाले माला माल थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहते हैं? तो अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1877, दूसरा है 1882, तीसरा है 1893, चौथा है 1937। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1882 में बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभा की स्थापना की गई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हुए, और अगला प्रश्न भारत की प्रमुख खाद्य फसल, तो सबसे ज़्यादा जो खाया जाने वाला फसल है कौन सा है? पहला है गेहूँ, दूसरा है चावल, तीसरा है मक्का, चौथा है दलहन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो प्रमुख खाद्य फसल है वो क्या है? तो वो है हमारा मक्का, मकई, मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन अल्पसंख्यकों का विकास, दूसरा ऑप्शन दलितों की उन्नति, तीसरा ऑप्शन गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। अब बताओ गरीबों में सबसे गरीब कौन है? सी ऑप्शन गरीबी का पूर्ण उन्मूलन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी दलितों की उन्नति। जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनकी उन्नति को आगे बढ़ाने के लिए अंत्योदय कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हुए, और अगला क्वेश्चन कहता है कि
निम्नलिखित स्रोतों में किसने भारत में सबसे अधिक विद्युत किससे, गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है, किसने नहीं बल्कि यहाँ किससे होगा, किससे। फिर पहला ऑप्शन है जल, दूसरा है तापीय, तीसरा है नाभिकीय और चौथा है गैर पारंपरिक। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है, तो नाभिकीय ऊर्जा यहाँ पर सबसे अधिक है, जिससे विद्युत क्या होता है, बनता है। आइए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हुए, और अगला प्रश्न है आज के इस क्वेश्चन सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है ये, और ये कहता है कि भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित होती है। तो कैसे निर्धारित होती है, विनिमय का मतलब होता है लेना देना, तो ये कैसे निर्धारित होती है भारतीय रुपए की विनिमय। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है संयुक्त राज्य डॉलर के संबंध में, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश पाउंड के संबंध में, तीसरा है कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में, और लास्ट ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या है, तो ब्रिटिश पाउंड के संबंध में, उसी के अकॉर्डिंग जो रुपए हैं भारत के, उसका विनिमय यहाँ पर निर्धारित होता है। आपको ये प्रश्न की सीरीज़ कैसी लगी और वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस आपको कुछ नए लगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं डेली ऐसी ही प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए लेके आऊँगी, जिससे क्या हो कि आपको जो पढ़ाई आपकी चल रही है आप उसके क्वेश्चंस भी देखें और उनकी प्रैक्टिस आपको आसानी से हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारा भी हौसला बढ़ाते रहें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।